How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the third chapter of 10th class economics, money and credit. बेटे इस चैप्टर में हम लोग करेंगे कि why should money act as a medium of exchange. ठीक है, उससे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं कि why money was introduced, कि आप लोग अभी तो मनी से करते हैं. What is a barter system? Define double coincidence of bonds. Define money act as a medium of exchange. तो आज हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे शुरू करते हैं. क्या आप मुझे पहले एक बार बता सकते हैं कि आपकी डेली ट्रांजेक्शन्स यानी कि डेली नीड्स की ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या नीड्स हैं आपकी. तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे. स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरे एक दिन में आपको सुबह उठ के ब्रश भी करना होता है, ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, फिर क्लोथ्स भी चाहिए, आपको जाने के लिए बाइक भी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए. तो ये और आपकी जैसे कि पेंसिल भी डिमांड में है, बुक्स भी है और खाने पीने की भी कई चीज़ें होती हैं. तो आपको ये चीज़ें आप लोग कैसे ख़रीदते थे पहले. हो सकता अगर आपको मनी को हम हटा दें यानी कि मनी ना हो तो आपको अपनी नीड्स को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे. क्लियर. और उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि राजा महाराजाओं की तरह कि पहले उन्होंने अलग अलग कॉइन्स बनाए हुए थे, किसी का अलग वेट था, कैसे था, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. लेकिन कवर करने से पहले कुछ समय पहले क्योंकि मनी को इंट्रोड्यूस अभी किया गया है, हो सकता है कि 100 ईयर्स और 150 ईयर्स पहले ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों की जो डिमांड है कैसे फुलफ़िल होती थी, नीड. क्योंकि बगैर हम एक समाज का हिस्सा हैं और उस समाज में हमारी ज़रूरतें काफ़ी होती हैं. तो काफ़ी ज़रूरतें क्या, रोटी कपड़ा और मकान, तो 3 बेसिक चीज़ें ही हो गई. ठीक है ना. तो इन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करते थे. ठीक है. अब ये मान लो यहाँ पर उसको उस सिस्टम को क्या कहते थे. तो सबसे पहले ये देखो 3 मैंने एक तरह से शॉपकीपर्स बनाए हुए हैं या पर्सन बनाए हुए हैं. 3 पर्सन्स आपको दिख रहे हैं. पहला है ये शू मेकर है, ये आपका शू मेकर है, ये आपके लिए शूज़ बनाता है. दूसरा फार्मर है जो कि आपके लिए वीट को प्रोड्यूस करता है. तीसरा आपका यूटेंसिल वाला है जो कि बर्तनों को सेल करता है. सेल कैसे करेगा, उसको जो चीज़ें चाहिए. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो फिर हम कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को ही लेते थे. कमोडिटी के बदले में हम लोग कमोडिटी ही देते थे और इसके लिए हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होना है. कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड. अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट. कहता है आप मुझे वीट दे दो क्योंकि इस पर्सन को वीट चाहिए, और इसको वो कहता है कि मुझे वीट दे दो, मैं तुम्हारी वीट के बदले में शूज़ दे दूँगा. अब ये फार्मर है, ये कहता है कि नहीं मेरे को तुम्हारे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़ा चाहिए. फिर यूटेंसिल वाला कहता है कि मुझे तुम्हारे शूज़ चाहिए लेकिन मेरे पास वीट नहीं है. यहाँ पर देखो वीट, इसकी डिमांड क्या है, वीट, और इसकी क्लोथ, और इसकी शूज़, बट ही डजंट हैव एनी वीट. तो इसके पास है, तो तीनों की अलग अलग हो गई, तीनों के पास समान है. तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती अगर आज आपके पास पैसे ना हो. अगर हम लोग कहें कि आपको पैसे के बदले में पैसे नहीं दिए जाएंगे कोई भी सेल परचेज के बदले में, तो आप कैसे अपनी थे. जैसे ये 3 प्रोड्यूसर या 3 पर्सन आपस में कंफ्यूज हैं. तो कंफ्यूज क्या, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर कमोडिटी टू ईच अदर एंड सेटिस्फाइड देयर नीड. यानी कि ये तीनों एक दूसरे को अपनी वस्तुएं नहीं दे सकते क्योंकि इनकी जो डिमांड है तीनों की आपस में मैच नहीं कर रही थी. ठीक है, समझ में आई. यानी कि इसके पास तो इसको वीट चाहिए, इसके पास शूज़ हैं, इसके पास वीट है लेकिन इसको क्लोथ चाहिए, और इसको शूज़ चाहिए बट इसके पास वीट नहीं है. तो यहाँ पर ये डबल कोइंसिडेंस आपकी डिमांड मीट नहीं करती. अब अगर मान लो अब इसको अगर क्लोथ की जगह अगर इसको यूटेंसिल चाहिए, ठीक है, तो ये इसको पास वीट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये वीट ले लेगा और इसको यूटेंसिल दे देगा, और इसको वीट दे देगा और इससे शूज़ ले लेगा. तब भी ऐसे ढूंढते थे. तो आप लोग देखते हो कि इन सब को मीट करना कितना मुश्किल है. और अगर इन तीनों की डिमांड आपस में सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये सेल परचेज का सिस्टम ही नहीं होता. अब बेटा और हिस्ट्री में थोड़ा सा आगे आएंगे तो ऐसे इस सिस्टम में
एक ही राज्य में काफ़ी दिक्कतें आने लगी और दूसरे राज्यों में राजा महाराजाओं के टाइम में तो उन्होंने क्या किया कि इस दिक्कत से निकलने के लिए, जब ये कहते हैं ना कि जहाँ पे परेशानी होती है वहीं पर उसका सॉल्यूशन भी निकलता है, तो उन्होंने पुराने सिक्कों को चलाना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई कि उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल होगी, मुद्राएं जिसे बोलते हैं, कॉइन्स बोलते हैं, लेकिन वो कॉइन्स पहले मेटल के बने होते थे। ठीक है, तो अब उन्होंने अपने अलग अलग राजाओं ने अपनी अलग अलग करेंसी को बना लिया, जो पुरानी करेंसीज थी। गुप्ता के कॉइन्स हो गए, तुगलक कॉइन्स हो गए। बेटे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपके साइड में दिया हुआ है। मॉडर्न कॉइन तो हमें पता है कि जो भी बैंक इशू करता है, फिर गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रीजन, फिर अर्ली पंचिंग मार्क कॉइन जो 25वीं साल पुराने थे। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग राज्यों में, और उन्होंने कहा कि ये हर एक राज्य में सेल परचेज के लिए यूज़ होंगे। अब जैसे मान लो इसके पास अगर मान लो कॉइन होते हैं, ठीक है, तो ये कहता है ठीक है मैं तेरे को शूज़ नहीं लेने, तू मेरे से कॉइन ले ले और मेरे को वीट दे दे। यहाँ पे कहता है ठीक है मेरे को शूज़ चाहिए, तुम मेरे से कॉइन ले लो और मुझे शूज़ दे दो। तो इनकी नीड सेटिस्फाइड होती कि नहीं होती? तो इस सिस्टम को, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो अब आप लोग इसमें समझेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि व्हेन goods are sold in exchange of good is known as barter system. barter system में क्या होता है कि आपका डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। देन देयर इज जैसे कि इसमें क्या होगा डबल कोइंसिडेंस का, when but a person desire to sell is exactly what otherwise wishes to buy। अब जैसे मान लो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग बार्टर सिस्टम को शो करें, तो ये शूज़ बेचना चाहता है वीट के बदले में और ये शूज़ खरीदना चाहता है वीट के बदले में। ठीक है, तो इनका कोइंसिडेंस हो गया, ये आपस में अपनी एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन अगर सोचो मनी के बदले में ये चीज़ सिस्टम, उन्होंने मनी को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मनी को एक कॉमन चीज़ बना दी गई। अब अगर मान लो ये कह देते कि आप लोग ना इतने सारे बर्तन दे दो, बर्तन यहाँ पे अलग वेट होता, अलग, या किसी भी एक चीज़ को कि उन्होंने बर्तन क्यों नहीं बनाया या इन्होंने शूज़ क्यों नहीं बनाया, भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, या वीट क्यों नहीं बनाई। तो बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग वेट है, अलग अलग कॉइन्स, अलग अलग क्वांटिटी है, शेप साइज़ अलग अलग होती है, किसी जगह वो यूज़ होती है किसी जगह नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने सेल्फ कॉइन बना लिए धातुओं के, क्योंकि वो हर जगह यूज़ होती थी, तो उन्होंने इसको सिस्टम को, बार्टर सिस्टम की कमियों के कारण ही मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि ये बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, तो दैट्स वाई मनी वॉज इंट्रोड्यूस। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, टू रिमूव द डिफिकल्टीज in the barter system the money was introduced. So with the help of money you can satisfy your need without waiting the double coincidence of wants या डिमांड। क्लियर? आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वाई मनी वॉज इंट्रोड्यूस, व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच commodity is sold and purchased in another commodity. Define double coincidence of want. Double coincidence of want is this कि जैसे शूज़ मेकर को वीट चाहिए और वीट वाले को शूज़ चाहिए, तो जब दोनों की आपस में वॉन्ट्स मैच हो जाती है, देन दे कैन एक्सचेंज देयर commodities is known as double coincidence of wants. अब define money act as a medium of exchange, ये क्वेश्चन आ गया। इससे अब क्या होगा, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने मनी इंट्रोड्यूस किया कि तो एक्सचेंज शूज़, अगर अब यहाँ पर इसके पास मनी आ जाती है, ठीक है, तो इसके पास ये शूज़ कॉमन, यहाँ पर जब इसने कॉइन मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, तो विदाउट एनी वेट, अगर इसको अब जैसे मान लो वीट नहीं है लेकिन इसको शूज़ चाहिए, ठीक है, इसको शूज़ चाहिए, तो ये डायरेक्टली मनी देकर इससे शूज़ खरीद लेगा। जैसे कि आप लोग करते हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए ना चाहिए, लेकिन जो चीज़ चाहिए आप उसके बदले में पैसे देते हो, किसी की वेट नहीं करते कि मेरे पास ये है ये नहीं लेना। क्लियर? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए किया गया। मनी एक्ट एज एन मीडियम इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, ना तो आपको वेट करनी पड़ेगी, ना ही किसी कमोडिटी की मार्केट में कि आपको परचेज करना है या नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी।
तो मनी इंट्रोड्यूस हो गया पहले। अगर आप लोगों को मनी इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि पहले आप लोगों ने मनी को कॉइन्स की फॉर्म में यूज़ किया। अब मॉडर्न फॉर्म में दो फॉर्म्स आएंगी, एक आती है आपकी करेंसी, दूसरी आती है डिपॉजिट विद बैंक्स। सबसे पहले करेंसी में देखेंगे, जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जिसमें पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये दोनों चीज़ें आ जाती थी, जिसमें आपके नोट, कॉइन, तो ये आप इनको यूज़ करते हैं मनी अर्लियर मॉडर्न करेंसी। पहले की तरह नहीं बनी होती थी ये, जैसे पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, धातु के सिक्के, तो इस तरह से। और पहले लोग मनी की वेल्थ की फॉर्म में इसको, जैसे कि किसके पास कितनी गायें हैं, कितना उसके पास रॉ मटेरियल है, तो इन सब चीज़ों से मनी उसको यूज़ किया जाता था। और आज की मॉडर्न करेंसी प्लास्टिक कार्ड भी, जिसे आप लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। बट अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज द करेंसी इज। उससे पहले आप लोग करेंगे क्वेश्चन को आंसर से पहले कि हु इशू द करेंसी ऑफ इंडिया कंट्री, कि कौन करता है और क्यों करता है। बटे हालांकि करेंसी का अपना कोई काम नहीं है, जैसे शूज़ का है कि पैरों में पहनने काम आते हैं, वीट खाने काम आता है, यूटेंसिल्स आपके बर्तन काम रखने में, सामान रखने में, खाना बनाने में, इनमें काम आता है। लेकिन मनी को आप और कोई काम नहीं है, बस उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने करेंसी को एक्सेप्टेंस दी है, लीगली कानूनी तौर पर इसको एक्सेप्ट किया है, और कोई पर्सन इसको डिनाई नहीं कर सकता, कि कोई भी मना नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। और आजकल तो अदर कंट्रीज़ में भी इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट में हर कंट्री की करेंसी जो है वैलिड होती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हु हैज़ ऑथोराइज्ड अथॉरिटी टू इशू द करेंसीज, दैट इज जनरल क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज पर इंडियन लॉ कोई और पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू नहीं कर सकती करेंसी को। और उसको क्यों? क्योंकि इसको लेजिस्लेटिव यानी लीगलाइज किया हुआ है यूज़ ऑफ रुपी, यानी कि इंडियन करेंसी को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या पेमेंट यूज़ करेंगे और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब आपको क्लियर हो गई कि करेंसी फॉर्म में पेपर नोट और कॉइन्स, लेकिन आजकल प्लास्टिक कार्ड में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाता है। फिर अगली जो आपकी करेंसी फॉर्म में होती है डिपॉजिट विद बैंक्स में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पता लग गया, वाई इट इज इट एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसको लीगल अथॉरिटी दी गई है मनी को गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टैंड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी हु इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, आरबीआई विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक जनरल क्वेश्चन है जीके का। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? शांति कांता दास, शक्ति कांता दास। अब आपको डिपॉजिट विद बैंक में डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, चेक क्या होता है, उसके बाद आपने बेटे खुद एक चेक की स्पेसिमेन कॉपी को ड्रॉ करना है। क्या होता है बेटे कि आप लोग आजकल बैंकिंग सिस्टम से तो हो आजकल लोग अपनी करेंसी को डे टू डे नीड के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी बच जाती है, तो पहले क्या होता था, लोगों के पास कैटल होती थी, घास हो गई, अनाज के गोदाम हो गए, तो थोड़े समय तक सेव रख सकते थे। लेकिन मनी की एक और फीचर है करेंसी का कि इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पेमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी को क्या करते हैं, वो उसे सरप्लस बोलते हैं, वो उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से समझाती हूँ, ये देखिए, जैसे ये एक बैंक आ गया, यहाँ पर आपके कंज्यूमर हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, ये लोग गए बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करा दिया। अब इन लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट है, मनी रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी कंज्यूमर ही हो सकते हैं क्योंकि हम प्रोड्यूसर लगा लो या कंज्यूमर लगा लो, तो यहाँ पर इनको पैसों की ज़रूरत है। दे बोरो मनी, उन्होंने बैंक से लोन ले लिया या ले लिया। अब जब इनको पैसों की ज़रूरत होती है सरप्लस वालों को, तो वो डिमांड कर देते हैं। डिमांड डिपॉजिट यही होता है कि
कि अपने पैसों को जब चाहें वो बैंक में से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मनी बोरो करते हैं उसे लोन वाले बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे इनके पास एक्स्ट्रा कैश था, उन्होंने बैंक में खाता खुलवाया, अपना बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बेटे इस वाले बैंक में जब पैसा जमा कराते हैं तो इनको इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक की तरफ से। ठीक है, तो अपनी मनी सेफ हो गई, जब चाहें वो पैसा निकलवा सकते हैं। तो जब इनकी सरप्लस में से इनको ज़रूरत पड़ी, डिमांड का मतलब नीड, जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इसको डिमांड डिपॉजिट कह दिया। तो दीज डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। एक तो ये इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इससे इन ज़रूरतमंदों की लोन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो ठीक है, ये एक इसका फीचर है। इसमें से अगर आप पैसा निकालना चाहो तो चेक के थ्रू निकाल सकते हो, डेबिट कार्ड भी मिलता है, ATM भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब चाहें आप उसमें पैसे दे सकते हो। ठीक है, ये मॉडर्न इकोनॉमी का ही पार्ट है। अभी एक चीज़ और आप समझेंगे कि बेटे देखो, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि लीगल अथॉरिटी दी हुई है, मनी को लीगल अथॉरिटी किसने दी हुई है? गवर्नमेंट ने। अभी पीछे नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि 500 के नोट्स, 1000 के नोट्स जो हैं अब आप लोगों के लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी कि गवर्नमेंट ने उनको इलीगल करार दे दिया, अब उनकी लीगलिटी नहीं रही। तो मनी को मैंने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया कि वाई शुड मनी एक्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसको लीगल अथॉरिटी है, और जब लीगल अथॉरिटी अगर उनको मना कर देती है कि ये लीगली अब सही नहीं है तो उसे डीमोनेटाइजेशन, याद रहेगी डेट, नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन टेक प्लेस, जिसमें 500 के और 1000 रुपये लीगल उनका जो अथॉरिटी थी उसको विड्रॉ कर लिया था। और एक इसको क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए एक तरह से ये प्रोसेस होता है। क्लियर, समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसके साथ ही आप लोगों के मॉडर्न जो आपकी टेक्निक्स हैं, ATM है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इससे एक और चीज़ करना चाहते हैं, कैश लेस इंडिया। इंडिया में कैश ट्रांजेक्शन की जगह वो बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, तभी कहा गया है आपको कितनी सारी ऐप लगाई हुई हैं। पेटीएम को चलाया हुआ, ये प्राइवेट है, भीम ऐप लगाई हुई है जिसमें आप लोग अपना गूगल पे भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ क्या है, इसमें क्या होता है कि जब आप अपने बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाते हैं तो इस वाले इन ऐप्स को अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर बैंक अकाउंट के थ्रू ही आपकी पेमेंट हो जाती है और उसमें एक्सेप्ट ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि विदाउट कैश आपकी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। क्लियर, आपको सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। और आप अपने बैंक में से चेक के थ्रू, चेक कैसे बनते हैं ये आप लोग देखेंगे इस बुक के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट पे किसको पे करना है, यहाँ पे पर्सन का नाम प्रेम कुमार, ठीक है, यहाँ पे डेट ऊपर, उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा होता है, कितने देने हैं 57,000 ओनली, या धारक को या बियर को अदा करें यानी कि पेड करें 57,000। स्टेट बैंक में उसका यहाँ पे बैंक का ब्रांच कोड भी दिया होता है, ये वाला कोड है, और बैंक का नाम है, ये अकाउंट इसका जो यहाँ पर चेक बना रहा है M जो शाहीन है, ठीक है, ये चेक नंबर है नीचे, यहाँ पे कोडिंग यूज्ड बाय बैंक, यहाँ से यहाँ तक ये 10 डिजिट के कोड्स हैं, ये सारे यूज़ किए जाते हैं बैंक के द्वारा। हर एक बैंक का अपना अलग अलग कोडिंग सिस्टम होता है, कोडिंग बैंक होती है। अब आप एक ये स्पेसिमेन ड्रॉ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जो नेक्स्ट वीडियो है बेटे उसमें हम लोग करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक की, लोन कैसे करता है, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, और उसके बाद डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट को करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and write in the comment box. Thank you.